दोस्तों आज की क्लास में काफ़ी कुछ बदलाव है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा पूरी क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा। निश्चित तौर पर आपको कुछ नया ही जानने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं दोस्तों वे क्या करें, दूसरों को शेयर कर दें। क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा, आप सभी लोगों के लिए एक संदेश है। आइए देख लेते हैं कि वो संदेश है क्या। दोस्तों कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा दुश्मन भी हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जितना कि हमारे बुरे विचार हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बुरे विचारों से बचना चाहिए। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि हमें अपने मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार नहीं लाना चाहिए, अच्छे विचारों का ही हमेशा आवागमन होना चाहिए। आइए बात करते हैं एक एक चीज़ों के बारे में। दोस्तों जैसा कि बात करते हैं, यहाँ पर प्रश्न ये कहा गया है कि 27 दिसंबर 2022 को एशियाई विकास बैंक ने तमिलनाडु के 3 शहरी सेवाओं में सुधार करने के लिए, कितने शहरी, 3 शहर, मतलब तमिलनाडु के 3 शहर के सेवाओं के लिए सुधार करने के लिए भारत सरकार के साथ कितने मिलियन डॉलर का ऋण की समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। पहला ऑप्शन कहता है 95 मिलियन डॉलर, दूसरा ऑप्शन कहता है दोस्तों 125 मिलियन डॉलर, और तीसरा ऑप्शन कहता है 150 मिलियन डॉलर, और चौथा ऑप्शन कहता है 175 मिलियन डॉलर। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। देखिए यहाँ पर एशियाई विकास बैंक का मतलब ये हो जाता है दोस्तों एडीबी हो जाता है। क्या हो जाता है, एडीबी हो जाता है। एडीबी के बारे में यदि हम बात करते हैं दोस्तों, इसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 19 दिसंबर 1966 को, यानी कि 1966 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा एडीबी बैंक आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा 19 दिसंबर 1966 यानी कि 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। दूसरी बात करते हैं इसके संदर्भ में अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कितने मेंबर हैं, मतलब कितनी कंट्री मेंबर हैं इसके। तो अगर देखा जाए तो 68 कंट्री ऐसे हैं जो इसके सदस्य हैं, यानी कि 68 कंट्री जो हैं इसके सदस्य हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसकी स्थापना किस आधार पर की गई थी दोस्तों, तो इसकी स्थापना वर्ल्ड बैंक के आधार पर की गई थी। जैसे वर्ल्ड बैंक काम करता है कि अगर किसी देश को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता चाहिए, ऋण वगैरह चाहिए तो मिल जाएगा, उसी तरह से एशियाई डेवलपमेंट बैंक का काम क्या होता है कि अगर किसी सरकार, मतलब किसी देश की सरकार जो 68 इसमें कंट्री मतलब सदस्य के रूप में है, अगर किसी को भी ऋण के रूप में उधार मतलब पैसा चाहिए तो वो ले सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें सबसे ज़्यादा शेयर किसका है दोस्तों, तो इसमें अगर देखा जाए तो अमेरिका का और जापान का सबसे ज़्यादा शेयर है। तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक की सबसे मुख्य विशेषता ये भी ध्यान रखिएगा कि दोस्तों अगर देखा जाए तो अमेरिका और जापान के में इसमें सबसे ज़्यादा शेयर है। अच्छा, इसके बारे में अगर देखा जाए तो क्या भारत इसका सदस्य है, बिल्कुल भारत इसका सदस्य है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ देता हूं, फिर इसके आंसर बता देता हूं, फिर इसके बारे में आइए फिर बताता हूं। चलिए, क्वेश्चन ये है दोस्तों कि 27 दिसंबर 2022 को एशियाई विकास बैंक ने तमिलनाडु के 3 शहरी सेवाओं में सुधार करने के लिए भारत सरकार के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण के समझौता किया गया है दोस्तों। तो बात करते हैं इसके आंसर के बारे में, तो 125 मिलियन डॉलर का हस्ताक्षर किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो तमिलनाडु के बारे में ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है, चेन्नई है। तो इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, चेन्नई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात इसके बारे में अगर ध्यान रखना है आप तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है जो कि काफ़ी चर्चा में हमेशा बना रहता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर है। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में यदि हम बात करते हैं तो तमिलनाडु में है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए और अच्छे तरीके से इसको जान लेते हैं, यहाँ पर क्या कहा गया है, तमिलनाडु के 3 शहरों में, तमिलनाडु के 3 शहरी से, तमिलनाडु 3 राज्यों में, 3 शहरों में है, 3 राज्यों में शहरी सेवाओं में सुधार करने के लिए, 3 शहरों में सेवाओं में सुधार करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। कब हस्ताक्षर किया गया है, तो 27 दिसंबर 2022 को किया गया है।
वे 3 शहर कौन कौन से हैं? तो कोयम्बटूर, मदुरई और थुथुकुंडी। ध्यान रखिएगा। कितने डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया गया है? तो 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर हस्ताक्षर किया गया है एडीबी बैंक और भारत सरकार के साथ। इस बात को ध्यान रखिएगा। किसके साथ किसने हस्ताक्षर किया हुआ है? तो एशियाई विकास बैंक ने। किसके साथ हस्ताक्षर किया गया है? तो अगर देखा जाए तो भारत सरकार के साथ। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए कितना बेहतर तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि कब हस्ताक्षर किया गया। 27 दिसंबर 2022 को। कितने शहरों के साथ? कोयम्बटूर और मदुरई। 3 शहरों के साथ कौन कौन से शहर हैं? तो अगर देखा जाए तो कोयम्बटूर, मदुरई और थुथुकुंडी। किस बैंक के साथ समझौता किया गया है या हस्ताक्षर किया गया है? तो एशियाई विकास बैंक। और भारत के कौन से? भारत सरकार के कौन से सरकार द्वारा? भारत सरकार के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। और कितने ऋण की बात की गई है? तो 125 मिलियन डॉलर। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि कजाकिस्तान की नई राजधानी का नेम क्या है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, अस्ताना। तो कजाकिस्तान की नई राजधानी का नेम क्या है दोस्तों? तो अस्ताना है। और नेक्स्ट बात करते हैं वर्ष 2022 के लिए। वर्ष 2022 के लिए बिहारी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और किसे किया जाएगा? माधव हाड़ा को किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो बिहारी पुरस्कार है ना, ये राजस्थान से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान से संबंधित है। बहुत सारे छात्र ये सोचते हैं कि ये बिहार से संबंधित है, तो वे गलत सोचते हैं। तो इसका संबंध कहाँ से है दोस्तों? राजस्थान से है। तो 2022 के लिए बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो माधव हाड़ा को दिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। दोस्तों जैसे कि बात करते हैं, अगला प्रश्न ये कह रहा है, एक मिनट। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि जनवरी 2023 में केंद्र सरकार ने लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया है दोस्तों? एक बार फिर से मैं प्रश्न पढ़ना चाहूंगा। जनवरी 2023 में क्या हुआ? केंद्र सरकार ने क्या किया? लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, मतलब लद्दाख की जो विशिष्ट संस्कृति है, भाषा और रोजगार को संरक्षित करने के लिए मतलब किसकी अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया है भारत सरकार ने? तो पहला ऑप्शन कहता है अमित शाह, दूसरा ऑप्शन कहता है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन कहता है आर.के. माथुर, तीसरा ऑप्शन कहता है नित्यानंद राय और चौथा ऑप्शन कहता है सुमन बेरी। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देना है तो दे सकते हैं, अगर आ रहा है नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। जैसा कि बात करते हैं इसके आंसर के बारे में दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा नित्यानंद राय। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नित्यानंद राय हो जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा से आइए बात कर लेते हैं लद्दाख के बारे में। देखिए लद्दाख के बारे में यदि हम बात करते हैं तो लद्दाख जो है 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ? लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ? लद्दाख जो बन गया एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और दूसरी बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में, तो यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो राधा कृष्ण है। तो राधा कृष्ण माथुर के बारे में बात करते हैं। राधा कृष्ण माथुर जो हैं दोस्तों, ये यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम थोड़ा से लद्दाख के बारे में यदि हम बात करते हैं, यहाँ घरों के बारे में बात करते हैं। यहाँ घरों में 2 मंजिलें होती हैं और निचले तल पर अगर देखा जाए तो खिड़कियाँ नहीं होती हैं। विभिन्न मंजिलों तक अगर पहुँचना है किसी को तो सीढ़ियों के मतलब लकड़ियों की सीढ़ियाँ लेना पड़ता है और घर जो हैं पत्थरों से बने होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो घर जो है दोस्तों पत्थरों से बने होते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है दोस्तों यहाँ पर है, कहाँ पर? लद्दाख में ये है, हेमिस है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि जनवरी 2023 में क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति और भाषा को रोजगार संरक्षित करने के लिए नित्यानंद की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया हुआ है। और फिर हमने आपको लद्दाख के बारे में अतिरिक्त जानकारी बताया कि 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ? लद्दाख बन गया एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर है, मैंने आपको बताया। यहाँ पर घरों के बारे में बात करते हैं तो घरें जो होते हैं, यहाँ के जो घर होते हैं लगभग 2 मंजिल के होते हैं। लेकिन निचले तल में क्या होता है? लकड़ियाँ वगैरह नहीं होती हैं, यहाँ पर सामान वगैरह रखते हैं। और विभिन्न मंजिलों तक मतलब इसमें और भी अगर दूसरे मंजिल पर पहुँचना है तो लकड़ियों के सीढ़ियों का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ के जो घर बने होते हैं दोस्तों पत्थर के बने होते हैं। इस बात को गौर करिएगा।
ठीक है। और फिर हमने आपको बताया यहाँ पर सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो है हेमिस है दोस्तों। आइए एक बार और अच्छे तरीके से इसको समझ लेते हैं। कब इसका गठन किया गया दोस्तों? तो जनवरी 2023 में। समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 17 सदस्य होंगे। किसकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया? उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद के राय में। और किसके द्वारा मतलब इसकी शुरुआत की गई है दोस्तों? किसके द्वारा मतलब इसकी शुरुआत की गई है? तो केंद्र सरकार के द्वारा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये कह रहा है कि दुनिया भर में विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? दुनिया भर में विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष दोस्तों? तो 29 दिसंबर। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 29 दिसंबर को क्या होता है? विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। इसको तो आप अपने दिमाग में सेट कर ही लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि हाल ही में कहां पर बौद्ध गुफाओं और स्तूपों की खोज की गई है दोस्तों? हाल ही में कहां पर बौद्ध गुफाओं और स्तूपों की खोज की गई है दोस्तों? तो बांधवगढ़ वन्य अभ्यारण्य। अच्छा, ये बांधवगढ़ वन्य अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो बांधवगढ़ जो वन्य अभ्यारण्य है दोस्तों मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है नेशनल पार्क है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क अगर देखा जाए दोस्तों तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं तो ये तो हमने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है। और यहाँ पर एक शहर है इंदौर शहर, जो कि सबसे स्वच्छ शहर है। इस बात को भी गौर करिएगा। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि जनवरी 2023 को सुमित्रा सेन का निधन हो गया। 3 जनवरी 2023 को क्या हुआ? सुमित्रा सेन का निधन हो गया था दोस्तों। वे किससे संबंधित थी? गायिका, साहित्यकार और पर्यावरणविद और इतिहासकार। बड़ा अच्छा प्रश्न है ना, जवाब दीजिएगा। किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गायिका। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए हर बार निधन से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 जनवरी 2023 को क्या हुआ? सुमित्रा सेन का निधन हो गया दोस्तों। वो क्या थी? गायकी थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ इनके बारे में थोड़ा से और जान लेते हैं। दरअसल ये चर्चा में क्यों बनी हुई है? 3 जनवरी 2023 को इनका निधन हो गया सुमित्रा सेन का। तो सुमित्रा सेन जी का निधन हो गया और ये 89 वर्ष की थी। और किससे संबंधित थे? तो एक गायिका थी दोस्तों। इनके द्वारा गाना गए हैं तो इसको मत याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या किया? वर्ष 2012 में संगीत महासम्मान से इन्हें सम्मानित किया। तो ध्यान रखिएगा सुमित्रा सेन के बारे में, जिनका निधन जनवरी में हुआ था। और एक किससे संबंधित थी? तो एक गायिका थी। और इन्हें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कब एक तरीके से संगीत महासम्मान से सम्मानित किया गया? तो 2012 में इन्हें संगीत महासम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों। अब ये बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। जैसा कि बात करते हैं अंतरिक्ष में अकेले 437 दिन बिताने वाले किस अंतरिक्ष यात्री का 80 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया था दोस्तों हाल में? तो इसका आंसर हो जाएगा वैलेरी पालाको। ध्यान रखिएगा वैलेरी पालाको के बारे में, जो कि रसिया से ये संबंधित थे, यानी रसिया के थे। रूस में आप जानते ही हैं, रूस में तो आप जानते ही हैं कि अभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? निश्चित तौर पर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हाल ही में किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESI के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राजेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। दिसंबर 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को किस राज्य का आइकॉन बनाया है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ना। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है? प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को किस राज्य का आइकन बनाया गया है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन कहता है झारखंड, दूसरा ऑप्शन कहता है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन कहता है बिहार, चौथा ऑप्शन कहता है राजस्थान। बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिएगा।
तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार हो जाएगा। अच्छा, बिहार के बारे में आप ध्यान रखिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है आप जानते हैं, नीतीश कुमार जी हैं। और यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है या नेशनल पार्क है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है दोस्तों, यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है, वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। दरअसल ये चर्चा में क्यों बनी है मैथिली ठाकुर, तो चर्चा में इसलिए बनी हुई है कि भारत निर्वाचन आयोग ने क्या किया हुआ है, इन्हें अपना आइकॉन बनाया हुआ है। और ये कौन है, ये प्रसिद्ध लोक गायिका है दोस्तों। और वर्ष 2024 लोकसभा से पहले बिहार में मतदाता जागरूकता अभियान ये चलाएंगे। तो इनको इसलिए चुना गया है दोस्तों कि 2024 के पहले क्या है कि बिहार में मतदाता जागरूकता अभियान चलाएंगे। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मधुबनी बिहार, मतलब जो मधुबनी है वो बिहार में है, कि जिले का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। इस बात को भी ध्यान रखना चाहे रख सकते हैं। तो 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले मधुबनी यानी कि बिहार जिले का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे भारत का अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर वेंकट मणि के दोस्तों, वेंकटर रमण मणि के बारे में ध्यान रखिएगा, वेंकटर मणि, क्या अद्भुत नेम है यार। तो हाल ही में भारत की राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू ने किसे भारत का अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया है, आर के वेंकटर मणि। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा। अच्छा, राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा से बात करते हैं। तो राष्ट्रपति को आप लोग चाहें तो जवाब दे सकते हैं, चलिए कोई नहीं, मैं ही बता देता हूं। राष्ट्रपति के पास अगर देखा जाए दोस्तों तो अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 356 है, अनुच्छेद 360 है। ऐसे तो बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन 3 महत्वपूर्ण शक्तियों के बारे में हमने पिछली क्लास में नहीं बताया था। तो अनुच्छेद 352 का यूज तब करते हैं राष्ट्रपति जब क्या होता है, हमारे देश पर कोई आक्रमण कर दिया हो या हमारे देश के सैनिकों द्वारा विद्रोह कर दिया गया हो, तब फिर क्या होता है, अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल बोला जाता है। और हिंदी में क्या बोला जाता है, नेशनल इमरजेंसी बोला जाता है। 356 का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई राज्य संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा होता है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर क्या होता है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। अनुच्छेद 360 की बात करते हैं तो वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करते हैं। तो वित्तीय आपातकाल तब लागू किया जाता है जब हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति होती है काफ़ी ज़्यादा डामाडोल हो जाती है, तो फिर क्या होता है, अनुच्छेद 360 का प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत के दूसरे रक्षा कर्मचारी सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अभी आपको पता है, अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था, जो पहले सीडीएस थे, जो जनरल बिपिन रावत जी थे, उनका देहांत हो गया था, वे शहीद हो गए थे कह सकते हैं। ठीक है, वो एक तरीके से जब उनकी जो प्लेन थी वो क्रैश हो गई थी, हेलीकॉप्टर जब क्रैश हो गई थी तभी उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो अब दूसरे में अगर देखा जाए तो दूसरे में सीडीएस जो दूसरे हैं हमारे बने हुए हैं वो जनरल अनिल चौहान है, इनका नेम ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रश्न ये है कि जनवरी 2023 में प्रकाशित खबरों के मुताबिक वहां पर देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट विकसित किया जा रहा है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम होगा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको अपने दिमाग में रख लीजिएगा या अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। जनवरी 2023 में प्रकाशित खबरों के मुताबिक कहां पर देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन कहता है सांची, दूसरा ऑप्शन कहता है वाराणसी, तीसरा ऑप्शन कहता है वृंदावन, चौथा ऑप्शन कहता है अयोध्या। तो दोस्तों अगर इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा वृंदावन हो जाएगा, जो कि मथुरा में है। वृंदावन कहाँ पर है दोस्तों, मथुरा में है, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में और भी जान लेते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट जो है सौभरी नगर वन है, जो कि कहाँ बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बनाया जा रहा है।
जनवरी 2023 में प्रकाशित खबरों के अनुसार इसमें बताया गया कि स्थानीय जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण, वन विभाग सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं। तो सिटी फॉरेस्ट को बनाने में अगर देखा जाए तो भारत सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार में अगर देखा जाए दोस्तों, जिला प्रशासन भी काम कर रहा है और जैसे कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद भी काम कर रहा है, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण भी इसी में सेवाएं दे रहा है, वन विभाग सामूहिक रूप से, मतलब ये सारे लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, सिटी फॉरेस्ट को बनाने में प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, यह किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस दोस्तों प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाए जाते हैं? 27 सितंबर को मनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हाल ही में भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया, जिसे बोला गया IMC का मतलब हो जाता इंडियन मोबाइल कांग्रेस, यानी कि भारतीय मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया गया है। कहाँ पर दोस्तों? तो नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। और नई दिल्ली में अगर देखा जाए तो ये नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, जहाँ पर संसद यानी पार्लियामेंट है, जहाँ पर देश का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, भला कौन नहीं जानता है? अरविंद केजरीवाल। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये कह रहा है 3 जनवरी से 6 जनवरी 2023 के मध्य राष्ट्रमंडल के पीठासीन अधिकारियों एवं अध्यक्षों का 26वां सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया जा रहा है? 3 जनवरी 2023 के मध्य राष्ट्रमंडल के पीठासीन अधिकारियों एवं अध्यक्षों का 26वां सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली, कैनबरा, प्रिटोरिया, ढाका। तो दोस्तों इसके आंसर के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा कैनबरा हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है दोस्तों? ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया। हमारा क्या ये सबसे छोटा महाद्वीप है और द्वीप में अगर देखा सबसे छोटा महाद्वीप है और कॉन्टिनेंट है। अगर सबसे बड़ा द्वीप के में आइलैंड के रूप में अगर देखा जाए तो यही है, जहाँ पर एक राजधानी यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है? मर्रे डार्लिंग है। और ये भी हमने आपको बताया था, यहाँ की जो पर्वत श्रेणी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए और अच्छे से समझ लेते हैं। राष्ट्रमंडल के पीठासीन अधिकारियों एवं अध्यक्षों का 26वां सम्मेलन किया गया दोस्तों। कहाँ पर किया गया? कैनबरा में। और कैनबरा कहाँ पर है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया में है। कब किया गया? 3 से लेकर 6 जनवरी 2023 को किया गया है। भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया है? राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। दोस्तों आप सभी लोगों को करंट अफेयर्स की क्लास कैसे लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, गलत बात है। अगर नहीं समझ में आता तो एक बार कमेंट करके बता दिया करें ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। लेकिन अगर आपको समझ में आता है तो फिर लाइक वगैरह कर दिया करें। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।